महंगाई के मोर्चे पर भारत में हालात दुनिया के कई देशों से बेहतर हैं, तो कई देशों के मुकाबले यहां पर महंगाई जरूरत से ज्यादा है। ऐसे में दुनिया भर में जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ट्रेंड भारत में भी जारी रहने का अनुमान है। इससे आर्थिक ग्रोथ को झटका लगने और नौकरियों के मौके कम होने की आशंका है। दुनिया भर में महंगाई की बढ़ती मुश्किल के बीच भारत के हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। दुनिया के 12 बड़े देशों के बीच मुकाबले में भारत में सबसे ज्यादा महंगाई है। बीते महीने जून में देश में रिटेल महंगाई दर 7% से ज्यादा रही, जबकि 12 प्रमुख देशों में ये आंकड़ा इससे कम रहा है। इन देशों की बात करें तो सऊदी अरब में खुदरा महंगाई सालाना 2.3%, चीन और जापान में 2.5%, स्विट्जरलैंड में 3.4% और इंडोनेशिया में 4.4% रही है। ऐसे में भारतीय कारोबारी भी महंगाई से परेशान हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि एक बार जिस सामान के दाम बढ़ जाते हैं, उसके बाद कमी आने के बावजूद कंपनियां दाम घटाने से परहेज करती हैं। क्रूड के भाव नीचे आने से जरूर एक्सपेक्टेशन होती है कि कंज्यूमर को सपोर्ट मिलेगा, कंज्यूमर को हेल्प मिलेगी, लेकिन जो देखा गया है प्राइसेस एक बार जो ऊपर बढ़ जाते हैं उनका नीचे आना बहुत मुश्किल है। कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा फोकस रहती हैं, ना कि प्राइसेस जो पहले बढ़ गए थे उन्हें कम करा जाए और कंज्यूमर को हेल्प या सपोर्ट करा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी बड़े देशों में महंगाई दर भारत से ज्यादा है। विकसित देशों में भी महंगाई के मोर्चे पर हालात नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका में महंगाई दर 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, आयरलैंड में 9.1%, पुर्तगाल और स्वीडन में 8.7%, नीदरलैंड और यूरोजोन में 8.6%, कनाडा में 8.1%, इटली और मैक्सिको में 8%, जबकि सबसे खुशहाल देश माने जाने वाले फिनलैंड में महंगाई की दर 7.8% पर है। भारत में कारोबारियों का मानना है कि दाम घटाने के लिए सरकार को डबल टैक्सेशन से बचना चाहिए। खासकर एमएसएमई सेक्टर तो जीएसटी की कई खामियों की वजह से काफी परेशान है। एमएसएमईज को इन टैक्स इनपुट्स का, क्रेडिट्स का फायदा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जितनी भी स्लैब्स हैं उसके अंदर जब हमने एक बार टैक्स कलेक्ट कराए तो दोबारा टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए। टैक्स कलेक्शन के अंदर वो रिबेट जो है वो प्रीवियस टैक्स से कट जानी चाहिए। वैट के अंदर ही बहुत अच्छे से था, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये इस स्थिति के अंदर पीछे छूट रहा है। महंगाई के असर से लोगों की खरीद क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे आर्थिक ग्रोथ को झटका लगता है। साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाता है, जिससे भी ग्रोथ प्रभावित होती है। इस साल अनुमान है कि आरबीआई का लक्ष्य रेपो रेट को दिसंबर तक मौजूदा 4.90% से बढ़ाकर 6% से ऊपर ले जाने का है। इसी तरह से अमेरिका ने इस साल प्रमुख दरों को 1.5% से बढ़ाकर 3.4% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका में मार्च से अब तक 3 बार दरों को बढ़ाया गया है। अमेरिका ने 28 साल में पहली बार इतनी बढ़ोतरी की है। इससे पहले 1994 में इसने दरों को बढ़ाया था। आज तक ब्यूरो। देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से अब भाग रहा है और तेजी पकड़ रहा है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि 2023 तक भारत में बिकने वाले वाहनों में करीब 1/3 हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। इसके साथ ही सरकार का इरादा अगले 4 साल में दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों का उनको रुखसत करना है। दिल्ली एनसीआर से अगले 4 साल में डीजल वाहनों को बाहर किए जाने की तैयारी सरकार ने जोर शोर से शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार लगातार वैकल्पिक ईंधन के वाहनों को अपनाने पर जोर देने के साथ ही सब्सिडी वगैरह के माध्यम से इन्हें बढ़ावा दे रही है। सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के तौर पर अब लोगों को पेट्रोल डीजल के वाहनों का दमदार विकल्प मिल गया है। इसे पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा संकेत माना जा रहा है।
अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में भरोसा जताया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की वजह से जल्द ही देश में हर दूसरा वाहन प्रदूषण रहित दौड़ता दिखेगा। इसकी एक वजह है कि कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन में सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 2877 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। कार और टू व्हीलर कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बड़ी रकम निवेश कर रही हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस सेगमेंट में 1925 करोड़ रुपए और निवेश करने का ऐलान किया था। टीवीएस मोटर्स भी 1000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने के लिए निवेश करने जा रही है। इस रफ्तार से भारत में किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा, इसका अनुमान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW की रिपोर्ट में लगाया गया है। CEEW के मुताबिक देश में 2030 तक बिकने वाले नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक यात्री वाहन होंगे। 2050 तक कुल बिकने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 75% होने का अनुमान लगाया गया है। स्टडी में कहा गया है कि 2030 तक कुल नए दोपहिया वाहनों में से आधे इलेक्ट्रिक दोपहिया होंगे। इसी तरह तिपहिया और 4 पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 25% होगी। इसके असर से नौकरियों के मौके भी पैदा होने का अनुमान है, यानी अगले कुछ बरस भारत प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों का गवाह बनेगा। आज तक ब्यूरो। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चली है, यानी कि 26 जुलाई 2022 वो तारीख जब 5G ऑक्शन शुरू हो गया है। और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जियो, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के साथ गौतम अडानी डेटा नेटवर्क्स भी शामिल है, जहां पर एक जंग अडानी और अंबानी की भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोनों का सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में टकराव तो हो सकता है। ऐसे में एक सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि 5G आने के बाद क्या नया होगा, एक आम आदमी पर इसका असर क्या होगा, क्या हमारी रोजमर्रा के जीवन में कोई नयापन देखने को मिलेगा। वैसे तो इन सभी सवालों का सटीक जवाब 5G नेटवर्क आने के बाद ही होगा, रोल आउट हो जाएगा तो उसके बाद मिलेगा। मगर कुछ ऐसा है जो 5G के आने के बाद बदलने वाला है, तो बहुत से लोगों के लिए 5G का मतलब सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड है। वैसे काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि अब हमारी लाइफ कॉलिंग की नहीं बल्कि डेटा की पटरी पर दौड़ रही है। ऐसे में एक जनरेशन ऊपर का नेटवर्क फास्ट इंटरनेट स्पीड तो लाएगा ही। 4G नेटवर्क पर हमें 100 Mbps तक की स्पीड मिलती है, लेकिन 5G में ये Gbps में मिलेगी और इस नेटवर्क के ऊपर बैंड्स में हमें 100 गुना ज्यादा स्पीड मिल सकती है।